ठीक, तो ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, इंटीग्रल प्रोटीन, एक्सेंशियल प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल। नाउ टेल मी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल? बताओ कोलेस्ट्रॉल क्या फंक्शन It है? provides stability. या इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी। और मुझे बताओ कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में ज्यादा होना या कम होना, कोई यूज बताओ कोलेस्ट्रॉल का। व्हाट इज द यूज ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन योर बॉडी? Hormone synthesis. क्या हार्मोन्स बनाएंगे? Yes. स्टीरॉयडल हार्मोन, स्टीरॉयडल हार्मोन बनाएंगे सर। कौन से स्टीरॉयडल हार्मोन है? टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, ये सब स्टीरॉयडल हार्मोन है। क्योंकि बॉडी में हार्मोन के कैटेगरी है, कुछ हार्मोन प्रोटीन नेचर के होते हैं, कुछ हार्मोन स्टीरॉयड यानी लिपिड के डेरिवेटिव होते हैं। तो जो लिपिड के डेरिवेटिव हैं यानी स्टीरॉयडल हार्मोन है, एग्जांपल टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, वो आपका इन्हीं कोलेस्ट्रॉल, जरूरी नहीं है मेमोरी कोलेस्ट्रॉल, आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल है उससे बनता है। चलिए, कोई डाउट अगर आ रहा हो पढ़ते हुए, मैम ने पढ़ाया हो क्लास में, आप तो कि सर ये वाला पॉइंट क्या था, ये समझ नहीं आया, तो आप पूछ सकते हो साथ साथ। चलिए, सी इम्प्रूव मॉडल यहां तक कर दिया, ठीक है जी। इम्प्रूव मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन प्रपोज्ड बाय सिंगर निकोलसन, दोनों साइंटिस्ट के नाम अच्छे से, सिंगर निकोलसन, सीबीएसई प्लस एनसीईआरटी प्लस जो भी आप कहें, नीट, नीट के लिए इंपॉर्टेंट, सीबीएसई के लिए इंपॉर्टेंट, सारा पॉइंट जो अंडरलाइन कर दिया, स्टार दे दिया, समझिए आपका क्वेश्चन तैयार है। 1972 याद कर लीजिए। वाइडली एक्सेप्टेड फ्लूइड मोजाइक मॉडल, जो पीछे बनाया हमने देखा, वो फ्लूइड मोजाइक मॉडल ही है। वहां पर फ्लूइडिटी जो है ड्यू टू लिपिड बाइलेयर है, ड्यू टू लिपिड बाइलेयर है बच्चों, लिपिड बाइलेयर की वजह से फ्लूइडिटी है। और जो मोजाइक पैटर्न है, मोजाइक पैटर्न है वो प्रोटीन की वजह से है, ड्यू टू प्रोटीन मॉलिक्यूल, इंटीग्रल एंड एक्सटेंसिव प्रोटीन, राइट। तो कहते हैं साहब साहब यहाँ पे बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आप लोगों के लिए, क्वार्टरिंग अकॉर्डिंग टू क्वासी फ्लूइड यानी कि सेमी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड। क्वासी फ्लूइड मतलब कुछ ऐसा नहीं है पूरे लिक्विड, थोड़ा सा सॉलिड, थोड़ा सा जेलीफिकेशन आ रहा है, क्वासी फ्लूइड नेचर है लिपिड का। तो क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड एनेबल द लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन। सोचिए, प्रोटीन कैसे मूव करता है? ऐसे 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 मूव करता है प्रोटीन। किसमें? किसमें? लिपिड की बाइलेयर में। देखो मॉडल में जरा, ये देखो, ये इंटीग्रल प्रोटीन है, ये पेरिफेरल प्रोटीन है बाहर। तो प्रोटीन कैसे मूव करते हैं? ऐसे, ये लेटरल मूवमेंट है मेरे बच्चों, ऐसे ऐसे करके मूव कर रहे हैं लिपिड। लेटरल मूवमेंट ऑफ लिपिड, सॉरी प्रोटीन मॉलिक्यूल इन अ लिपिड बाइलेयर। आया है क्वेश्चन नीट में कई बार, कैसी मूवमेंट होती है प्रोटीन मॉलिक्यूल की? आवाज से लेटरल मूवमेंट है सर, किसमें? लिपिड बाइलेयर में, ओवरऑल लिपिड बाइलेयर। दिस एबिलिटी टू मूव द विदिन मेम्ब्रेन मेजर एज फ्लूइडिलोसिटी। और जितनी ज्यादा मूवमेंट है ऐसे करके प्रोटीन मॉलिक्यूल को, उतना हम कहेंगे ये जो मूवमेंट है उसकी फ्लूइडिटी को बताता है। कब मूवमेंट है, फ्लूइडिटी कम है, मूवमेंट ज्यादा है तो फ्लूइडिटी ज्यादा है। तो मेजर है ये एक तरह से किस चीज का? फ्लूइडिटी का मेजरमेंट है। किस, क्या चीज? मूवमेंट ऑफ योर प्रोटीन मॉलिक्यूल इन लेटरल वे। The fluid nature of membrane is also important for the point of view किसका? Function like cell growth। सेल ग्रोथ क्यों हो पाता है? मेम्ब्रेन लिक्विड का बाइलेयर का बना हुआ है, वो एक्सटेंसिबल है। जब सेल ग्रो करती है, सेल का साइज बढ़ता है, तो आउटर बाउंड्री भी एक्सटेंड कर पाती है बिकॉज ऑफ फ्लूइडी नेचर की वजह से, राइट। सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, दो सेल आपस में ज्वाइन करते हैं तो इंटरसेलुलर जंक्शन बनता है। एंड सिक्रीशन, सिक्रीशन ऑफ समथिंग, एंडोसाइटोसिस मतलब सेल के अंदर कोई चीज मूव कर रही है तो मेम्ब्रेन उसको रिसीव करके अंदर ले जा रही है, इसको एंडोसाइटोसिस कहते हैं। एंड सेल डिवीजन, सेल जब डिवाइड करती है। तो मेरा कहने का मतलब है, ये अगेन इंपॉर्टेंट हो गया कि जो लिक्विडिटी है, फ्लूइडिटी है सेल मेम्ब्रेन का, वो फॉलोइंग फंक्शन परफॉर्म करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सेल ग्रोथ में, इंटरसेलुलर जंक्शन फॉर्मेशन में, सिक्रीशन ऑफ समथिंग आउटसाइड द सेल,
एंडोसाइटोसिस एंट्री और समथिंग इनटू द सेल एंड सेल डिवीजन में। क्या पॉइंट याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है यहां से यहां तक का? डन? यस अंडरलाइन कर लेना अपने इस पर और याद भी कर लेना बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट आओ, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट। किसके क्रॉस? मेम्ब्रेन के क्रॉस। कहते हैं हमारी जो मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिवली परमेबल है जी। कुछ मॉलिक्यूल्स को जाने देगी, कुछ को ही अपने क्रॉस जाने देगी, सबको नहीं। ठीक है, सो सम मॉलिक्यूल ऑन कैन मूव इजीली आउटसाइड ऑफ इनसाइड, मैनी मॉलिक्यूल कैन मूव briefly across the membrane without any requirement of energy and called the passive transport। अगर मॉलिक्यूल किसी एनर्जी कंज्यूम किए बगैर, विदाउट एनर्जी कंजप्शन ऑफ, थोड़ा भी एनर्जी किए बगैर अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो पैसिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे। न्यूट्रल मॉलिक्यूल या न्यूट्रल सॉल्यूट जो है, याद रखो न्यूट्रल सॉल्यूट मतलब ऐसे सॉल्यूट जिन पे ना कोई चार्ज है, कोई चार्ज ही नहीं है, तो न्यूट्रल सॉल्यूट मूव अक्रॉस मेम्ब्रेन बाय प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। तो याद रखना न्यूट्रल मॉलिक्यूल कैसे मूव करता है? सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। डिफ्यूजन में कोई एनर्जी नहीं लग रही है, डिफ्यूजन में कोई एनर्जी नहीं लग रही है, इसलिए कंसंट्रेशन डाउन मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है विदाउट एनर्जी कंजप्शन। Okay, water may also move across this membrane from higher to lower concentration। मूवमेंट ऑफ वाटर अगर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जा रहा है, वाटर का मूवमेंट, उसको ऑस्मोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस। मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन कॉल्ड ऑस्मोसिस। मूवमेंट ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स across membrane from high concentration to low concentration is called diffusion। डिफ्यूजन में मेम्ब्रेन हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऑस्मोसिस में मेम्ब्रेन होगी, मेम्ब्रेन होगी। ठीक, तो वाटर बाय डिफ्यूजन कॉल्ड ऑस्मोसिस। द पोलर मॉलिक्यूल, अब यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और आ गया, पोलर मॉलिक्यूल जो मैं पहले बता रहा था आपको। कौन कौन से मॉलिक्यूल पोलर होते हैं? तो आप क्या बताओगे, बताओ पोलर मॉलिक्यूल कौन से होते हैं आपके अकॉर्डिंग? सोचो जरा बच्चों, पोलर मॉलिक्यूल। यस, सोचो सोचो। दिवांशी, पोलर मॉलिक्यूल किसको कहोगे बच्चे? जिसमें पोलैरिटी है। यस पोलैरिटी है ना, पोलैरिटी है। राधिका, आद्या, जिसमें क्या हो? पोलैरिटी हो। Yes, sir. पोलैरिटी का मतलब जैसे इसमें नेगेटिव चार्ज भी है सर, पॉजिटिव चार्ज भी है कि टाइम पर, यही तो होगा ना। इसमें नेगेटिव चार्ज भी है, पॉजिटिव चार्ज भी है, तभी तो कहेंगे पोलर है, राइट। तो अगर कोई पोलर मॉलिक्यूल है वो अगर बाहर से अंदर आना चाहता है मेम्ब्रेन के क्रॉस, तो उसको भाई जाना पड़ेगा किसके थ्रू? मेम्ब्रेन के थ्रू। मेम्ब्रेन में लिपिड के थ्रू नहीं जाएगा, वो नहीं जा पाएगा लिपिड के थ्रू। कि लिपिड मेम्ब्रेन में जो लिपिड है वो नॉन पोलर होती है। कैसी होती है? नॉन पोलर। तो नॉन पोलर को तो जाने देगी अपने क्रॉस, पोलर को नहीं जाने देगी। तो पोलर को अगर मूव करना है तो कुछ मॉलिक्यूल के क्रॉस ही जा पाएगा। वो मॉलिक्यूल कौन से हैं? कैरियर प्रोटीन्स होंगे, वो प्रोटीन मॉलिक्यूल होंगे जो कैरियर का काम करेंगे। तो कैरियर प्रोटीन, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, ये पोलर मॉलिक्यूल्स को बाहर से अंदर, अंदर से बाहर ले जाएंगे। और जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, लिपिड के जैसे हैं, नॉन पोलर नहीं सकते हैं, वो मेम्ब्रेन के अक्रॉस डायरेक्ट जा सकते हैं, डायरेक्ट जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो कहा है कि पोलर मॉलिक्यूल कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर and they require a carrier protein of the membrane to facilitate their transport across the membrane. Few ions or molecule are transported across membrane against the concentration gradient, for example from lower to higher concentration, ये against the concentration gradient है, lower से higher की तरफ। Such transport energy dependent process होता है ये वाला, और ATP का यूटिलाइजेशन होगा इसमें, तो इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे। तो अब आप यहाँ पे एग्जांपल लगे सोडियम पोटेशियम पंप। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए ये मेरा मेम्ब्रेन है, ऐसे मेम्ब्रेन वाली आपने, ठीक है, दिस इज मेम्ब्रेन। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ मेरे पास है ये पोलर मॉलिक्यूल। कैसा मॉलिक्यूल है? पोलर। ये पोलर मॉलिक्यूल है। तो पोलर मॉलिक्यूल जाने की कोशिश करेगा, यहाँ से नहीं जा पाएगा। पोलर मॉलिक्यूल कैन नॉट मूव लाइक दिस, पोलर।
तो पोलर मॉलिक्यूल को जाने के लिए कुछ कैरियर प्रोटीन चाहिए। तो कैरियर प्रोटीन मान लीजिए ये बना दिया मैंने, यहाँ पे कैरियर प्रोटीन है, यहाँ पे देखिए, ये पोलर मॉलिक्यूल आया यहाँ पर, पोलर मॉलिक्यूल यहाँ आएगा और इस कैरियर प्रोटीन के थ्रू टनल से होता हुआ इधर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो पोलर मॉलिक्यूल नीड कैरियर मॉलिक्यूल्स और ट्रांसपोर्टर टू मूव अक्रॉस इट। लेकिन जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर कौन सा है, मान लीजिए नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल को सीधे डिफ्यूज कर जाएगा अंदर की तरफ, कोई दिक्कत नहीं। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल कैन इजीली मूव across the membrane और लिपिड बाइलेयर कह सकता हूं मैं। ठीक है, ये मेरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, राइट। तो ये इधर की मूवमेंट और जैसे दोनों साइड मूवमेंट है। अगर मान लीजिए एक और कंडीशन है, यहां पर कंसंट्रेशन कम है या ज्यादा, बना लो ज्यादा है, कंसंट्रेशन ज्यादा है। दूसरा केस, यहाँ कंसंट्रेशन कम है और मॉलिक्यूल लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाना चाह रहा है, तो क्या ये इजीली डिफ्यूज कर सकता है? नहीं। क्या ये इजीली डिफ्यूज कर सकता है? आंसर नहीं। लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन आने के लिए आपको पंप रन करना पड़ेगा। सोडियम पोटेशियम पंप हो गया, या एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे इसको हम लोग, क्या कहेंगे? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट बेसिकली responsible for the transport of molecules from lower concentration to the higher concentration, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे ज्यादा है तो अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा नहीं सकता कोई भी। अगर जाना ही पड़ रहा है तो यहाँ पे एनर्जी कंज्यूम करानी पड़ेगी, एटीपी कंज्यूम होंगे तभी जाएगा अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। हाँ, अगर इधर से इधर जाना होता तो फिर एटीपी की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ पे एटीपी की जरूरत पड़ेगी, पंप की जरूरत पड़ेगी, लेकिन यहाँ से यहाँ जाने में एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। क्या ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब सेल वॉल ये पढ़ चुके हैं हम लोग अच्छे से, जैसे गो थ्रू जाना है खाली। सेल वॉल क्या बनाता है? आउटर मोस्ट कवरिंग बनाता है, प्लाज्मा के बाहर होता है। फंगस में ये सेल वॉल किसका बना होता है, बताओ जल्दी से। फंगस में सेल वॉल किसका बना होता है? बताया था पहली क्लास में, याद आ रहा है? काइटिन का। Yes, sir. काइटिन का, राइट। और प्लांट्स में सेल वॉल बना होता है सेलुलोज और हेमिसेलुलोज का। शेप देता है सेल वॉल, क्या देता है? शेप देता है सेल वॉल, प्रोटेक्ट करता है सेल वॉल, ठीक है। मैकेनिकल डैमेज से प्रोटेक्ट करता है, इन्फेक्शन से भी प्रोटेक्ट करता है, एंड आल्सो हेल्प टू सेल इंटरेक्शन में भी हेल्प करता है। ये सारे फंक्शन है सेल वॉल के। क्या क्या फंक्शन हो गए? प्रोटेक्शन, मैकेनिकल डैमेज प्रोटेक्शन, इन्फेक्शन प्रोटेक्शन, सेल टू सेल इंटरेक्शन, एंड प्रोवाइड बैरियर टू अनडिजायरेबल माइक्रोमोलिक्यूल। बड़े बड़े मॉलिक्यूल को बैरियर भी प्रोवाइड करता है, बाहर से अंदर से बाहर। एल्गी की जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है सेलुलोज की, गैलेक्टेंस की, मैनन्स की, एंड मिनरल्स भी होते हैं लाइक कैल्शियम एंड कार्बोनेट। तो ये एक अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एल्गल सेल वॉल प्लांट के जैसा ही होता है। सेलुलोज और हेमिसेलुलोज के साथ में गैलेक्टन, मैनन, मिनरल भी प्रेजेंट हैं, कैल्शियम, कार्बोनेट। लेकिन प्लांट में क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज, ठीक है, जो यहां भी था, हेमिसेलुलोज जो यहां पर तो नहीं है लेकिन यहां पर है, पैक्टिन एंड प्रोटीन। यहां पर पैक्टिन नहीं है, एल्गी में पैक्टिन नहीं है, गैलेक्टन और मैनन है। यहाँ पैक्टिन है और प्रोटीन है, राइट है। तो ये दो पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है। अगेन यहाँ पे बेस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट। कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल ऑफ एल्गी,
composition of cell wall of plant, composition of cell wall of fungi, composition of cell wall of bacteria, पेप्टिडोग्लाइकन जो था। अब सेल वॉल ऑफ यंग प्लांट, ऐसे प्लांट जो काफी यंग हैं, एकदम से यंग हैं, मतलब वो यंग का मतलब ऐसा है कि वो डिवाइड कर रही है सेल, क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है सेल, बार बार डिवीजन है, हमने फास्ट डिवीजन है। तो ऐसी सेल जो बार बार डिवाइड कर रही हैं, वहां पर प्राइमरी सेल वॉल मिलेगा, खाली क्या मिलेगा, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल नहीं मिलेगा बच्चों। हमने पढ़े थे ना प्राइमरी के अंदर सेकेंडरी 1 था, फिर सेकेंडरी 2 था, सेकेंडरी 3 था, फिर टर्शरी था, लेकिन वो जिम्नोस्पर्म में था। तो जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो तो खाली आपको मिलना है परमानेंट सेल में, यंग सेल में या रैपिडली डिवाइडिंग सेल में ओनली प्राइमरी सेल वॉल मिलेगा, क्योंकि पतला होता है, सिंगल लेयर होता है, तो सेल डिवाइड कर सकती है, सेल का एनलार्जमेंट हो सकता है, एक्सटेंड कर सकती है। लेकिन जब सेकेंडरी बन जाएगा तो सेल डिवाइड नहीं कर पाएगी। तो नॉन डिवाइडिंग सेल जो भी होंगी, नॉन डिवाइडिंग परमानेंट सेल में प्राइमरी भी मिलेगा, सेकेंडरी की S1, S2, S3 भी मिलेगी, टर्शरी ओनली मिलेगा जिम्नोस्पर्म्स में, ट्रैकीज और जिम्नोस्पर्म। प्राइमरी सेल वॉल कैपेबल ऑफ ग्रोथ which gradually diminishes as cell mature, and secondary wall is formed on the inner side toward membrane side wide side of cell। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको, बताओ? Yes, sir. अच्छा, क्लियर डन। अब चलते हैं अगले वाले पॉइंट पर। तो यहाँ वाले पॉइंट में आप कंपोजिशन पता याद करना था आपको। सी मिडिल लैमेला की बात मैंने बताई थी आपको, मेनली कैल्शियम पैक्टेट की बनी हुई है, मैंने मैग्नीशियम पैक्टेट भी बताया आपको। क्या करता है, विच होल्ड और ग्लू लाइक सब्सटेंस है, नेबरिंग सेल्स को इकट्ठा ज्वाइन कर लेता है। सेल वॉल एंड मिडिल लैमेला मे बी ट्रेवर्स, यानी कि उनके बीच में डिसकंटिन्यूटी या फोर्स हो सकते हैं, मिडिल लैमेला में भी और सेल वॉल में भी, जिसको हम लोगों ने कहा था प्लाज्मोडेस्मेटा। तो प्लाज्मोडेस्मेटा इज समथिंग थ्रू व्हिच, या ये वो चीज हो गई जो सेल वॉल और मिडिल लैमेला में एक पोर लाइक स्ट्रक्चर है, through which one cell can communicate with the other cell, one cell can communicate with the other cell and which connect the cytoplasm of neighboring cell। एक ही बात है, यहाँ पे हमारा सेल वॉल खत्म हो गया, सेल मेम्ब्रेन खत्म हो गया। अब चलते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। तो पहले मुझे बताओ, यहाँ तक पॉइंट क्लियर है सभी को? Yes, sir. ठीक है। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का मतलब हुआ बच्चों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, देखो समझने की कोशिश करना, बड़ी गलतियां होती हैं। Each of the membranous organelle is distinct in term, यानी हर ऑर्गेनल अपने आप में अलग है, अपने आप में डिफरेंट है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है हर ऑर्गेनल, हर और सबका अपना स्ट्रक्चर भी है। Many of these are considered together, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनल जो आपस में मिलजुल कर भाईचारे से काम करते हैं, मतलब मैं तुम्हारी हेल्प करूं, तुम मेरी हेल्प करो, और दोनों चारों आठों सेल ऑर्गेनल मिलकर एक अच्छा सा काम कर रहे हैं, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। यानी सेल के अंदर सम सेल ऑर्गेनल ऐसे हैं, मेम्ब्रेन बाउंड हैं, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनल्स हैं जो आपस में मिलकर काम करते हैं कोऑर्डिनेटेड मैनर में, एंड दे आर फॉर्मिंग अ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बना रहे हैं। वो क्या बना रहे हैं? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। क्यों? बिकॉज देयर फंक्शंस आर कोऑर्डिनेटेड, उनके फंक्शन आपस में मिलजुल कर काम करने का है। एग्जांपल फॉर समझते हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन इंक्लूड होता है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है? कौन इंक्लूड होता है? एग्जांपल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। बड़ा इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। क्या हुआ इसमें? some organelles which are membrane bound, they function in a coordinated manner, right? And they, what are the cell organelles which include in endomembrane system of forming this? Number 1 ER, short में लिखूंगा ER, प्लस दूसरा कौन सा आ गया? गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी कॉम्प्लेक्स,
तीसरा क्या आ गया, लाइसोसोम। फोर्थ क्या आ गया भाई, वैक्यूल। इनके फंक्शन कोऑर्डिनेटेड होते हैं चारों के, 1 2 3 4, सही है। लेकिन कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनल भी हैं जो आपस में कोऑर्डिनेट मैनर में काम नहीं करते। भाई मैं तो अकेला चलूंगा, मैं तो अकेला चलूंगा, अपने हिसाब से चलूंगा, तुम्हारे से कोई रिलेशन नहीं मेरा, मैं अपना काम अपने आप संभाल सकता हूं, मैं इंडिपेंडेंट हूं। ऐसे भी कुछ होते हैं जो अपनी फॉर्मेट में रहते हैं, जैसे कि एग्जांपल लो बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया एंडो मेमोरी सिस्टम नहीं बनाता, क्लोरोप्लास्ट एंडो मेमोरी सिस्टम नहीं बनाता, पेरोक्सिसोम अपना अलग है कहानी, ये नॉट कोऑर्डिनेटेड विद ईच अदर एंड दे आर नॉट कंसीडर्ड एज पार्ट ऑफ एंडो मेमोरी सिस्टम, के पार्ट भी नहीं है। तो व्हिच सेल ऑर्गेनल्स आर पार्ट ऑफ एंडो मेमोरी सिस्टम? आंसर ईआर, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, वैक्यूल। कौन से नहीं है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल्स, सॉरी ये पेरोक्सिसोम्स, ये सब नहीं है। अब थोड़ा सा नक्शा समझो। ईआर, ईआर जो है प्रोटीन बनाता है, रफिया प्रोटीन बनाता है। प्रोटीन बनने के बाद चली गई किसके पास? गोल्गी कॉम्प्लेक्स के पास। इसका बना हुआ मटेरियल इसके पास गया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स ने इसको क्या किया, उसको पैकेज कर दिया। ठीक है, पैकेज कर दिया मतलब रॉ प्रोटीन बनाता है ईआर, रफिया रॉ प्रोटीन। उसको फंक्शन में लाने के लिए, फंक्शनलिटी लाने के लिए उसमें कार्बोहाइड्रेट ऐड करना, ग्लाइकोप्रोटीन बनाना, क्योंकि ग्लाइकोप्रोटीन फंक्शनल प्रोटीन होती हैं। तो सम जो भी एंटिटीज को चाहिए प्रोटीन की फंक्शनिंग में, वो चीज ऐड करने का काम होता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स। पैकेजिंग कहते हैं, तो पैकेजिंग ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स या सेल पार्ट्स, कंपोनेंट। अब इसके बाद यहां से गोल्गी कॉम्प्लेक्स से कुछ चीजें निकली, यहां से एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर के फॉर्म में निकलती हैं, वो लाइसोसोम बन जाती हैं। क्या बनती है? लाइसोसोम। तो लाइसोसोम का जो फॉर्मेशन है वो गोल्गी कॉम्प्लेक्स से ही है। अगर वो जो कंपोनेंट गोल्गी बॉडी पे गया था, अगर वो कंपोनेंट आपका प्रोटीन नेचर का है और एंजाइमेटिक प्रोटीन है, तो वो एंजाइमेटिक प्रोटीन गोल्गी बॉडी पे गया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स को मेम्ब्रेन से बाउंड कर दिया, एक्टिवेट कर दिया, अब वो बन गया लाइसोसोम। तो लाइसोसोम में एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर था, एंजाइमेटिक कंटेंट्स के पास है, तो किसने बनाया? गोल्गी कॉम्प्लेक्स ने बनाया। कुछ वैक्यूल भी होते हैं जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स से बनते हैं या उसके हेल्प से बनते हैं मेम्ब्रेन फॉर्मेशन में। तो इस तरह से ये तीनों चारों 1 2 3 4 आपस में रिलेटेड हैं, तो ये एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बना रहे हैं। बच्चों क्या ये पॉइंट क्लियर है सभी को? बताओ। Yes, sir. Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके, तो आपको एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम पता होना चाहिए, कौन से ऑर्गेनल्स हैं और क्या कर रहे हैं। अब ईआर पर इंडिविजुअली आ जाइए। एज सच ईआर भाई बेसिकली यहां से स्टार्ट होता है, अल्ट्रा वेरी टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, स्कैटर्ड है साइटोप्लाज्म में, इसको ईआर कहते हैं। ईआर डिवाइड द इंट्रासेलुलर स्पेस इनटू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट। मतलब हमारा ईआर आपके साइटोप्लाज्म का जो स्पेस है, साइटोप्लाज्म का जो स्पेस है या साइटोप्लाज्म को या सेल के अंदर के कंपार्टमेंट को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। कौन? ईआर। वो कौन से कंपार्टमेंट है? नंबर 1 ल्यूमिनल, यानी कि ईआर के अंदर का पार्ट, एंडो, जैसे मेरे पास ये ईआर है बच्चा, ये मेरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी, इस तरह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर तक एक्सपेक्ट किया और ये बन गया ईआर। समझ गए बच्चों? इस तरह से है ना, ये मेरा आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था जो इस तरह से इन्होंने बना देते हैं ये इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये आउटर है। आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इससे बाहर की तरफ हुई और इसने थ्रेड स्ट्रक्चर बनाया, दिस इज योर ईआर। ये ईआर हो गया। ईआर के पास ऐसे और डिवाइडिंग हुआ और ये बन गया लाइक दिस। ये ईआर है, ईआर। तो मेरे सेल में ये काफी बड़ा एरिया होता है, इस तरह से कवर करता है ये। तो दो पार्ट बन गए सेल के अंदर, एक तो अंदर ये वाला पार्ट, इसको कहते हैं ल्यूमिनल साइड, ल्यूमिनल, ल्यूमिनल
एनुअल पार्ट, ठीक है, ये लिखा है ल्यूमिनल यानी इनसाइड ईआर, इनसाइड के अंदर, ये भी ल्यूमिनल पार्ट हो गया, ल्यूमिनल पार्ट। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में ईआर का ये स्पेस जो अंदर की तरफ कवर्ड है ल्यूमिनल पार्ट हो गया, ये भी ल्यूमिनल पार्ट हो गया। दूसरा एक्स्ट्रा ल्यूमिनल यानी साइटोप्लाज्म कंपार्टमेंट, इसके बाहर वाला पार्ट एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, मतलब साइटोप्लाज्म के पार्ट वाला पार्ट, साइटो ईआर के बाहर जो पार्ट है स्पेस है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, ईआर के अंदर जो स्पेस है ल्यूमिनल। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो ईआर ने आपकी साइटोप्लाज्म को स्पेस को दो पार्ट में ऐसे डिवाइड कर दिया। देखो ये ईआर है, काफी ईआर एंडोप्लाज्म जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर वाली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एक्सपेजिनेट होकर बना देते हैं पूरा पूरा आ रहा है। तो ल्यूमिनल पार्ट ये हो गया, ल्यूमिनल पार्ट ये हो गया, ल्यूमिनल एक्सट्राल्यूमिनल ये हो गया बाहर वाला। अब देखो ER often show ribosome attached to surface, that's why bearing ribosome on the surface called rough ER, बात क्लियर हो चुकी है। Absence of ribosome on the surface, it appears smooth, that is your smooth endoplasmic reticulum. RER का frequently observed in the actively involved in protein synthesis, जानते हैं, and secretion, प्रोटीन का बनाना और प्रोटीन को सीक्रेट करने का काम है RER का। एक्सटेंसिव एंड कंटीन्यूअस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, आपने देखा है RER कहाँ मिलते हैं अंदर, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कंटिन्यू हो रहे हैं और बहुत ज्यादा मिल रहे हैं। यहाँ जो भी ER है वो सब पे राइबोसोम प्रेजेंट है। दूसरी तरफ ये है स्मूथ, ये स्मूथ है, जरूरी नहीं है ये स्मूथ ER न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास मिले, नहीं, रफ ER न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास मिलेंगे, उसकी आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग से बने हैं। स्मूथ ER न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास नहीं मिलेंगे, लोकेशन डिफाइन किया है यहाँ पर एनसीईआरटी में। They are extensive and continuous with the outer membrane of nucleus, मतलब ये बहुत ज्यादा नहीं पास मिलेंगे, जरूरी नहीं है, पर कंटिन्यूस है। So the smooth endoplasmic reticulum is major site of synthesis of lipid, लिपिड बनाना, स्टेरॉइड बनाना, ये स्मूथ ER का काम है। So in animal cell में लिपिड लाइक स्टेरॉइड हार्मोन सिंथेसिस इन ER SER, तो जो मैं हार्मोन की बात कर रहा था, स्टेरॉइड की बात कर रहा था, वो SER से हेल्प से बनते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन SER से बनता है, प्रोजेस्टेरोन SER से बनता है। तो वो ग्लैंड्स जो अगर हार्मोन बना रही हैं और स्टेरॉइडल हार्मोन बना रही हैं, तो उन ग्लैंड की सेल्स के पास SER का नंबर ज्यादा होगा। याद है क्यों? क्योंकि वो क्या बना रही है, हार्मोन बना रही है। तो जैसी कोई पर्टिकुलर सेल है जहां पर उसका स्पेसिफिक फंक्शन है, जैसे एग्जांपल लो, प्रोटीन आपकी बॉडी में मसल्स के अंदर काफी बनता है, तो मसल सेल के अंदर रफ ER का नंबर ज्यादा होगा। अगर मैं कहता हूं कुछ ऐसी सेल हैं जो लिपिड ज्यादा बना रही हैं, तो उनके अंदर रफ ER कम होगा, SER का नंबर ज्यादा होगा, वो लिपिड बना रही है, स्टेरॉइड बना रही है। नेक्स्ट पॉइंट पे आओ, ये राइबोसोम और स्मूथ ER, लोकेशन ER की क्लियर है यहाँ पर। अब गोल्गी बॉडी पे आते हैं, तो पहले रफ ER और स्मूथ ER का फंक्शन क्लियर है? आद्या, दिवांशी, राधिका? Yes, sir. अच्छा, एक बात और बता, Yes, वो ये मेंशन नहीं है यहाँ पर कि आपका जो लिवर होता है, लिवर डिटॉक्सिफिकेशन करता है, सब जानते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब क्या हुआ सर? मतलब ये हुआ बच्चों कि आपकी ब्लड में अगर कोई टॉक्सिन है, कोई ड्रग्स हैं जो ज्यादा ली गई हैं, अल्कोहल भी है जो आपकी ब्लड का पार्ट नहीं है, एक्स्ट्रा अमाउंट में, तो व्हाटएवर इन योर बॉडी, इन योर ब्लड व्हिच इज एक्स्ट्रा or toxic in nature, that is released, that is extracted out or filtered out with the help of your liver. The liver cells are called hepatocytes. Hepatocytes क्या कर रहे हैं? उस basically hepatocytes क्या करेंगे? टॉक्सिन्स को ब्लड में से निकाल लेंगे, और इन हेपेटोसाइट्स में, लिवर सेल्स के हेपेटोसाइट्स में SER का नंबर ज्यादा होता है, SER। तो मैं ये कहता हूं SER टॉक्सिन रिमूवल में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं।
RER प्रोटीन के फॉर्मेशन में काम करता है, SER टॉक्सिन रिमूवल, डिटॉक्सिफिकेशन, ये वर्ड आया है एनसीईआरटी में नहीं है, एडवांस में रहता है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ बॉडी या ब्लड इज डन विद द हेल्प ऑफ SER, जो कि लीवर करता है। तो लीवर में SER, लीवर सेल्स में SER का नंबर ज्यादा होगा, ये लिख लीजिएगा। गोल्गी बॉडी या apparatus, साइंटिस्ट का नाम कैमिलो गोल्गी 1898, जिन्होंने फर्स्ट टाइम डेंसली स्टेन सेलुलर स्ट्रक्चर, मतलब जब उसको स्टेन किया गया तो कुछ पार्ट ऐसा था सेल में, साइटोप्लाज्म में, जो बहुत ज्यादा ही डेंसली स्टेन हो गया और ये पार्ट न्यूक्लियस के पास पास मिल रहा था। तो कैमिलो गोल्गी ने इसको कहा ये गोल्गी एपरेटस है भाई, मेरे नाम पे जानोगे ताकि मेरा नाम भी चलता रहेगा। तो these were later named Golgi body after him. They consist of many flat disc shaped sac और cisternae। देखिए ये डिस्क शेप सिस्टर्ने है, डिस्क शेप सिस्टर्ने फ्लैटेंड है, पैरेलली अरेंज है। कैसे हैं? फ्लैटेंड है, पैरेलली अरेंज है। इनको हमको कहते हैं सिस्टर्ने, दीज आर सिस्टर्ने, जो फ्लैट मैनर में लाइक दिस। अगर मैं न्यूक्लियस यहां ड्रॉ करूं, ये मेरा न्यूक्लियस है, तो ये कुछ ऐसे बने होंगे। लाइक दिस, ये मेरा न्यूक्लियस है बच्चों। तो न्यूक्लियस के आसपास होगा, लेकिन ये शेप रहेगी इस तरह से, राइट। तो जो न्यूक्लियस या ईआर से, खासकर मैंने कहा यहाँ पे ईआर थे, इस तरह से ईआर थे, ईआर ने कोई चीज बनाई, ये ईआर से बन के चीज गई इधर, कहाँ गई? गोल्गी बॉडी में। ये ईआर है, ये न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस से ईआर में बन, ईआर ने, राफिया ने कुछ बनाया प्रोटीन, रॉ प्रोटीन। ये रॉ प्रोटीन इस तरह से गए और यहां से एंटर कर गए, किसके अंदर एंटर कर गए? गोल्गी बॉडी के इसमें। तो ये सी फेस हो गया, सी फेस। सी फेस मतलब सिस फेस भी कहता हूं, जहां से चीजें एंटर करेंगी उसको सी फेस या सिस फेस भी कहते हैं। तो यहां से चीजें एंटर करके यहाँ पर, यहां से अंदर जा रही हैं। तो ये जो पार्ट है आपका सिस्टर्ने कहा जाता है इनको, सिस्टर्ने। फ्लैटेंड है, डिस्क लाइक है, एक दूसरे का पैरेलल रेंज है। यहाँ पर मॉडिफिकेशन होता है, क्या होता है? जो मॉडिफिकेशन होता है कंटेंट का, प्रोटीन का, लिपिड का, और ये मॉडिफाई होकर ऐसे करता हुआ यहाँ से इन वाले पार्ट से बड होके निकलता है, लाइक बडिंग होके निकलता है। ये यहाँ से बड होके बन के निकलेगा, लाइक दिस। यहाँ से निकलेगा तो बड होके निकलेगा जैसे। तो ये क्या है? अगर यहाँ पे एंजाइम है तो ये लाइसोसाइम हो गया, लाइसोसोम। अगर ये एंजाइमेटिक कंटेंट कैरी है तो लाइसोसोम बन गया। या अगर एंजाइम कैरिंग नहीं है तो कोई सिक्रेटरी कंपोनेंट रहा होगा, स्टोरिंग कंपोनेंट रहा होगा, तो सेल वैक्यूल के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो सेल वैक्यूल, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी और ईआर आपस में भाई भाई होके मिलजुले काम कर रहे हैं। यानी कि ये कौन सा सिस्टम बना रहे हैं? बताओ कौन सा सिस्टम बना रहे हैं? In which system they are involved? Yes, Adhika? आद्या, कौन से सिस्टम में इन्वॉल्व है? सारे के सारे बताओ। एंडोमेम्ब्रेन। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में इन्वॉल्व है। क्यों इन्वॉल्व है बताओ? दिवांशी बताएगी, दिवांशी, दिवांशी। बच्चा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्यों इन्वॉल्व है ये? तो क्योंकि ये सब आपस में कोऑर्डिनेट करके। अच्छा, तो कोई एग्जांपल लेके बताएगा? आद्या, आद्या आप बताओ बच्चा, कौन कोई एग्जांपल लेके बताओ प्रोटीन का, कहां से बन रहा है और कहां पे जा रहा है, कौन कैसे कर रहा है काम? सबसे पहले कौन सा ऑर्गेनेल था जिसने प्रोटीन बनाया? आद्या सोचो सोचो। ईआर है ना? कौन सा ईआर? रफ ईआर। आद्या वॉइस आ गई?
आद्या वहीं पर हो ना, कैमरा ऑन करो। दिवांशी कैमरा ऑन करो। राधिका कैमरा ऑन करो बच्चे। आद्या कहाँ है? आद्या देखो अभी मेरे उसकी वॉइस जा नहीं रही है, नेटवर्क का इशू या तो। अच्छा तुमको बता तो वो रिकॉर्डिंग में देख लेगी, ठीक है। तो तुम लोग बताओ, राधिका तुम बताओ बच्चा, प्रोटीन एग्जांपल लेके बताओ मुझे। सॉफ्ट प्रोटीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनता है okay. और फिर उसकी पैकेजिंग होती है और फिर वो पैकेजिंग कौन करता है ये बता दो। सर गोल्गी बॉडी बॉडी ठीक है, कॉम्प्लेक्स। बिल्कुल राइट है, गोल्गी कॉम्प्लेक्सेस। उन्होंने ग्लाइकोप्रोटीन बना दिया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, कहाँ चले गए वो? फिर वो लाइसोसोम से ट्रांसपोर्टेशन होती है। ठीक है, ये लाइसोसोम ट्रांसपोर्ट नहीं करता। लाइसोसोम, अगर मेरे पास मेरा कोई प्रोटीन एंजाइमेटिक प्रोटीन है तो वो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर में एज ए होल यहाँ से, मान लीजिए ये बर्ड होके निकल रहा है, जिम कर लीजिए, ठीक है। ये बर्ड होके कहाँ से निकला है? गोल्गी बॉडी से निकला है। अगर इसके पास एंजाइमेटिक कंटेंट है, मतलब आपकी प्रोटीन जो है एंजाइमेटिक नेचर की रही होगी, अगर आई होगी इसके पास, तो उसने एक्टिवेट करके उसको मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दिया और एक्टिव कर दिया होगा। सिंपल सी बात है, एंजाइम को एक्टिवेट कर दिया होगा। तो अब अगर ये स्ट्रक्चर मेरा बन गया लाइसोसोम, हाँ ये बात ठीक है आपकी, बहुत सही है कि सर लाइसोसोम का फॉर्मेशन गोल्गी बॉडी की हेल्प से होता है। आरईआर भी वहां इन्वॉल्व होता है। आरईआर एंजाइम बना रहा है प्रोटीन नेचर के, और गोल्गी बॉडी उसको एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करके एक स्फेरिकल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड फॉर्म में रिलीज कर रहा है। अगर ये प्रोटीन नेचर का नहीं है या एंजाइमेटिक नेचर का नहीं है तो स्टोर फॉर्म में हो जाएगा। स्टोरिंग फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, तो स्टोर फॉर्म में निकल जाएगा। सिक्रीशन में, अभी तो कहा था सिक्रीशन में भी हेल्प करती है, ये रीजन है। चलो सही है, ये वाला पढ़ना है। तो डिस्क शेप सिस्टम में, ये मेरी सिस्टम में हो गया डिस्क शेप। अब इनका कुछ साइज बताया गया है। साइज आपको याद रखना, 0.5 माइक्रोन मीटर से 1 माइक्रोन मीटर डायमीटर। डायमीटर जब भी कंफ्यूज होते हैं बच्चे, क्या है सर डायमीटर, ये क्या चीज है, ये मान लीजिए सिस्टम में है तो डायमीटर ऐसे नहीं मापते, कुछ करके ऐसे निकल मापते होंगे, तो ये ऐसे करके नहीं है, ऐसे करके डायमीटर वाइज साइज दिया है 0.5 माइक्रोन मीटर से लेकर 1 माइक्रोन मीटर, यानी कि 0.5 इंटू 10 की पावर -6 मीटर से लेकर 1 इंटू 10 की पावर -6 मीटर साइज हो गया डायमीटर वाइज का। दे आर स्टैक्ड पैरेलल टू ईच अदर, एक के ऊपर स्टैकिंग हो रही है पैरेलल फॉर्मेट में। वेरिड नंबर ऑफ सिस्टमली आर प्रेजेंट इन गोल्गी कॉम्प्लेक्सेस, जरूरी नहीं है 4 है 5 है, इनका नंबर वेरी कर सकता है। किसी में 4 है, किसी में 10 है, किसी में 15 भी हो सकते हैं। वेरिड नंबर ऑफ सिस्टम में प्रेजेंट है। गोल्गी सिस्टम में आर कंसेंट्रिकली अरेंज नियर द न्यूक्लियस। बच्चों कंसेंट्रिकली अरेंज कहा है, नंबर वर्ड याद करना, कंसेंट्रिकली अरेंज है, यानी ये न्यूक्लियस है, इसके कॉन्सेंट्रिक मतलब ये मैंने जो बनाया, मैंने कॉन्सेंट्रिक अरेंजमेंट है ये, राइट। यानी कि इसका जो कॉन्वेक्स साइड है वो न्यूक्लियस की तरफ है, कॉन्केव साइड बाहर की तरफ है। या ओवरऑल मैं कहूं ये पूरा मेरा गोल्गी बॉडी है, तो यहाँ कॉन्केव कॉन्वेक्स साइड हो गया इसका, ये वाला कॉन्केव साइड हो गया। दिख रहा है बच्चा, कॉन्केव है ना, फिजिक्स में पढ़ा है कॉन्वेक्स कॉन्केव, है ना। तो ये कॉन्वेक्स साइड हो गया, ये कॉन्वेक्स ये हो गया, कॉन्केव ये वाला हो गया। तो कॉन्सेंट्रिकली अरेंजमेंट कहते हैं जिसकी कॉन्वेक्स सिस और फॉर्मिंग फेज, ये वाला सिस फेज भी कहा जाता है या फॉर्मिंग फेज भी कहते हैं। तो अगर मैंने एक ड्रॉ किया ऐसे करके, ये वाला साइड सिस हो गया, सिस को फॉर्मिंग फेज भी कहते हैं। फॉर्मिंग फेज जिसकी तरफ से कंटेंट आता है, ये वाला एम फेज कहते हैं इसको, एम फेज या ट्रांस फेज भी कहते हैं। यहां से कंटेंट बाहर निकलता है, मैच्योर होकर।